हेलो प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अरस्तु की क्रांति विषय पर बात करेंगे कि अरस्तु ने क्रांति के बारे में किस प्रकार से बात की। इसमें हम दो तीन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। एक तो बात करेंगे कि क्रांति क्या है, दूसरी बात करेंगे कि अरस्तु ने क्रांति कितने प्रकार की क्रांति के बारे में बात की है, और तीसरी ये बात करेंगे क्रांति के प्रमुख कारण क्या रहे हैं, किस कारण से क्रांति अस्तित्व में आती है, तो उसके ऊपर अरस्तु ने किस प्रकार से अपनी बात रखी है, उसके बारे में हम विचार करेंगे। सबसे पहले हम ये बात देखते हैं कि क्रांति जो शब्द है, तो क्रांति का नाम सुनते ही हम लोगों के दिमाग में एक अलग प्रकार से धारणा विकसित होती है कि क्रांति के दौरान देश में विभिन्न प्रकार की, जैसे बहुत बड़ा खून खराबा होगा, संघर्ष होगा, युद्ध की स्थिति पैदा होगी और उसके फलस्वरूप जो एक परिणाम निकल के आता है, या इस टाइप का जो एक वातावरण बनता है जिसको हम क्रांति की श्रेणी में लेते हैं। लेकिन अरस्तु की जो क्रांति है, उस क्रांति के बारे में जब हम बात करते हैं तो उसमें कुछ चीज़ें, हालांकि अरस्तु ने क्रांति के अलग अलग विषय के बारे में या अलग अलग प्रकारों के बारे में जो चिंतन किया है उसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ जो अरस्तु क्रांति के बारे में बताता है उस क्रांति में कुछ हटकर चीज़ें बताता है। अरस्तु कहता है कि क्रांति का अर्थ कोई विशेष समय में युद्ध या किसी युग से नहीं है। जिस प्रकार से जो फ्रांस की क्रांति हुई थी, रूस की जो क्रांति हुई थी, इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी, तो इस प्रकार की जो एक क्रांति होती है, उस क्रांति के फलस्वरूप जो सशस्त्र विद्रोह होता है और उस विद्रोह के परिणाम स्वरूप जो देश की शासन व्यवस्था में जो परिवर्तन आता है, अरस्तु इन बातों पर ध्यान नहीं देकर के क्रांति के अर्थ में या क्रांति के बारे में अरस्तु कहता है कि क्रांति का अर्थ ये नहीं है जो फ्रांस, रूस या जो इंग्लैंड की क्रांति हुई थी। यहाँ ये क्रांति के बारे में ये बताता है कि किसी राज्य विशेष में जो होने वाले संविधान में परिवर्तन। यह एक शब्द विद्यार्थी ध्यान दें, अरस्तु एक शब्द को काम में लेता है, संविधान में परिवर्तन, यानी कि जिस प्रकार से संविधान में जो परिवर्तन हो रहा है उस परिवर्तन के पीछे बहुत बड़ा कारण है, या वो परिवर्तन किस स्थिति में होता है उसके बारे में इन्होंने बात की है। तो अरस्तु कहता है कि संविधान में होने वाले परिवर्तन के फलस्वरूप जो स्थिति या परिणाम देखने को मिलते हैं, अब उसमें वो कहता है कि परिवर्तन छोटा भी हो सकता है, परिवर्तन बड़ा भी हो सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि उस परिवर्तन के फलस्वरूप देश के संविधान में पूर्ण रूप से संशोधन हो या कुछ संविधान में आंशिक संशोधन हो। तो इस प्रकार से अरस्तु के जो कहने का तात्पर्य था कि क्रांति का तात्पर्य अरस्तु कहता है कि संविधान में परिवर्तन। तो विद्यार्थी अगर छोटे से एक संकीर्ण शब्द में कहे कि अरस्तु के अनुसार क्रांति, तो केवल आपको इस चीज़ के बारे में बताना है कि क्रांति का तात्पर्य अरस्तु कहता है संविधान में परिवर्तन। अब आगे अरस्तु कहता है कि संविधान में जो इस प्रकार के जो परिवर्तन होते हैं, या संविधान में परिवर्तन निर्वाचन द्वारा भी हो सकता है, धोखे से भी हो सकता है, शासन से सशस्त्र विद्रोह करके भी परिवर्तन हो सकता है। इस प्रकार से जो अलग अलग प्रकार से जो परिवर्तन होते हैं, उस परिवर्तन के फलस्वरूप जो परिणाम निकल कर सामने आता है उसे अरस्तु एक शब्द, जिसके फलस्वरूप जो संविधान में परिवर्तन आता है उसको अरस्तु ने क्रांति की संज्ञा दी है। अब हम ये देखेंगे कि अरस्तु क्रांति के कुछ प्रकारों के बारे में बात करते हैं कि किन किन प्रकारों के फलस्वरूप या क्रांति के कौन कौन से प्रकार है। जैसे अरस्तु कहता है कि क्रांति में एक प्रकार बताता है कि आंशिक एवं पूर्ण क्रांति, आंशिक या पूर्ण क्रांति। अरस्तु कहता है कि अगर देश में या किसी राज्य में क्रांति के फलस्वरूप अगर संपूर्ण संविधान में परिवर्तन हो जाता है तो उसे हम पूर्ण क्रांति के नाम से जाना जाता है। यहाँ संविधान के कुछ भाग में परिवर्तन होता है क्रांति के फलस्वरूप, तो उसे एक आंशिक क्रांति के नाम से जाना जाता है। फिर दूसरा वो बताता है कि रक्तपूर्ण एवं रक्तविहीन क्रांति। अरस्तु कहता है कि अगर क्रांति में दो प्रकार की स्थिति पैदा करते हैं, एक तो रक्त युक्त है या एक है रक्तहीन क्रांति, यानी कि किसी देश में सशस्त्र विद्रोह होता है और सशस्त्र विद्रोह के फलस्वरूप जो संविधान में परिवर्तन देखने को मिलता है उसे इसने रक्तपूर्ण क्रांति का नाम दिया है। जैसे उदाहरण के लिए हम फ्रांसीसी क्रांति का नाम लेते हैं, हम चीनी रिवोल्यूशन के बारे में बात करते हैं, या भारत की 1857 की क्रांति के बारे में बात करते हैं। तो इस टाइप की जो क्रांति है वो क्रांति जिसमें सशस्त्र बलों का प्रयोग किया गया था, एक युद्ध का रूप लिया गया था और उसके परिणाम स्वरूप जो परिवर्तन आया था, तो इस प्रकार जो क्रांति है उसे वो
रक्तपूर्ण क्रांति की संज्ञा देते हैं, और एक होता है रक्तहीन क्रांति, यानी बिना किसी खून खराबा के, बिना किसी शस्त्रों के बल प्रयोग से जो वहाँ की शासन व्यवस्था में परिवर्तन होता है। जिस प्रकार से ब्रिटेन की जो गौरवपूर्ण क्रांति है जो 1688 में हुई थी, और उस गौरवपूर्ण क्रांति के फलस्वरूप बिना किसी प्रकार का रक्त बहाए जो शासन में परिवर्तन हो गया था, तो वो हो गया एक रक्तहीन क्रांति। एक आगे वो बताता है कि व्यक्तिगत एवं गैर व्यक्तिगत क्रांति, किसी क्रांति में किसी व्यक्ति को हटाकर अगर संविधान में परिवर्तन किया जा सकता है, यानी जो शासक है उस शासक को हटाकर उसके उस स्थान पर नया शासक को पदस्थापित किया जाता है, तो इस प्रकार की जो क्रांति होती हैं वो एक व्यक्तिगत क्रांति के रूप में ली जाती हैं। तथा शासक के बदले बिना जो परिवर्तन होता है, इस प्रकार की जो क्रांति इसकी श्रेणी में आती है। तो एक तो होती है गैर व्यक्तिगत और एक होती है व्यक्तिगत। फिर आगे कहता है कि वर्ग विशेष के विरुद्ध क्रांति, यानी किसी वर्ग विशेष के विरुद्ध किसी एक वर्ग को लेकर के जो क्रांति में जिस प्रकार की जो व्यवस्था पाई जाती है, उसके बारे में जो अरस्तु जो अपनी बात को रखता है कि धनिक तंत्र या अन्य किसी वर्ग विशेष के विरुद्ध जो क्रांति होती है वो इस श्रेणी में क्रांति आती हैं। फिर आगे कहता है कि वैचारिक क्रांति भी एक क्रांति का रूप बताता है। वो कहता है कि जब किसी नेता के भाषण या शब्द जाल द्वारा राज्य में जो क्रांति होती है उसे वैचारिक क्रांति के नाम से कहा जा सकता है। यहाँ एक व्यक्ति के विचार को जो राज्य की संपूर्ण जनता द्वारा उसको फॉलो किया जाता है और उसके परिणाम स्वरूप जो एक परिणाम उभर कर सामने आते हैं, तो इस प्रकार की जो क्रांति होती है उस क्रांति को उन्होंने ये इसका रूप दिया है। तो इस प्रकार से ये अरस्तु की क्रांति के बारे में हमने जो बात की है कि इस प्रकार से अरस्तु ये जो इसके बारे में कहता है। आगे हम बात करते हैं कि अरस्तु ने जो क्रांति के बारे में जो इसके मूल कारण क्या क्या बताए, या ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिस कारणों से अरस्तु बताता है कि राज्य में जो क्रांति होती है। तो इसमें सबसे पहले अरस्तु कहता है कि जो क्रांति के जो 3 प्रकार के जो इसके कारण हैं। पहला तो वो कहता है क्रांति के जो मूल कारण हैं, एक क्रांति की जो सामान्य कारण है, एक विशेष कारण है। तो हम अलग अलग प्रकार से बात करेंगे कि क्रांति का जो मूल कारण क्या है उसके बारे में पहले बात करेंगे। तो वो कहते हैं कि राज्य में सत्ता या सम्मान का जो वितरण है, अगर ये वितरण उचित नहीं होता है, यहाँ हम ये कह सकते हैं कि राज्य में जो सम्मान है या पदों का जो वितरण है या एक शासन व्यवस्था में जो भागीदारी है, तो अगर उस भागीदारी में कुछ लोगों को ही अगर उसका फायदा मिलता है कि कुछ लोग ही उसके इर्द गिर्द घूमते हैं, तो इससे आम जनता में एक असंतोष उत्पन्न हो जाता है। और इस असंतोष से धीरे धीरे राज्य में एक विरोधी गुट का रूप धारण कर लेता है, और वो विरोधी गुट अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए राज्य से संघर्ष करता है। और ऐसी स्थिति में वो संघर्ष धीरे धीरे एक राज्य में बहुत बड़ा एक परिवर्तन लाता है, और परिवर्तन के फलस्वरूप एक संविधान में जो एक नया परिवर्तन आता है उसमें ये अरस्तु बताता है कि जिस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अगर राज्य में आर्थिक विषमता काफ़ी हद तक बढ़ गई है, और ऐसी स्थिति में जो गरीब लोग हैं, इन गरीब लोगों का अगर शोषण होता है, तो वो लोग एकजुट होकर के एक राज्य में जो क्रांति का रूप धारण कर लेते हैं। और इस प्रकार से जैसे आप लोगों ने ये कम्युनिस्ट जो विचारधारा के लोग हैं या साम्यवादी जो चीनी क्रांति या सोवियत संघ की जो क्रांति का जो उदाहरण है, हम देखते हैं कि इसमें किस प्रकार से जो एक वंचित समाज का जो वर्ग है उसके साथ में किस प्रकार से अन्याय किया जाता था। तो इस प्रकार की जो क्रांतियाँ होती हैं, ये क्रांति का जो मूल कारण होता है कि अगर राज्य में किसी व्यक्ति को एक सम्मानजनक स्थिति नहीं मिलती है, या उसके साथ में अत्याचार या अन्याय किया जाता है, या उसके अधिकारों का हनन किया जाता है, तो धीरे धीरे उसके मन में एक सत्ता पक्ष के प्रति एक विरोधी विचार उत्पन्न हो जाता है, और वो धीरे धीरे जो विरोधी विचार है, गुट है, एक बहुत बड़ा रूप धारण कर लेता है, और एक धीरे धीरे उस प्रकार से उसके द्वारा फिर राज्य में क्रांति का रूप किया जाता है, और फिर फलस्वरूप सत्ता में परिवर्तन हो जाता है, जिसके फलस्वरूप संविधान में परिवर्तन देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से अरस्तु कहता है कि क्रांति का जो मूल कारण है वो मूल कारण राज्य में विषमता या अन्याय या असम्मानजनक स्थिति पैदा होना, जो इसकी बात है। फिर आगे अरस्तु बताता है कि क्रांति की जो सामान्य जो कारण है उस कारणों में वो बताता है कि ऐसे कौन कौन से छोटे छोटे कारण हैं जिस कारण से भी राज्य में क्रांति उत्पन्न होती है। वो कहता है अयोग्य एवं द्रुत लोगों के हाथों में सत्ता जाना। अरस्तु कहता है कि अगर राज्य में अयोग्य एवं द्रुत प्रवृत्ति के लोग हैं वो सत्ता पर आसीन हो जाएंगे, तो ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति योग्य लोगों की कदर नहीं करेगा, या केवल अपने ही हितों
की पूर्ति करेगा। तो ऐसी स्थिति में स्वाभाविक रूप से इसके जो विरोधी पक्ष हैं वो इनसे नाराज हो जाएंगे और एक क्रांति का रूप धारण कर लेंगे। फिर बात करते हैं कि सम्मान से वंचित होना। अगर कोई जब व्यक्ति, योग्य व्यक्ति जिसको हम सम्मान नहीं देते हैं, या उसको जो जिस पद के योग्य व्यक्ति हैं, अगर उसको परिपूर्ण रूप से सम्मान नहीं मिलता है, तो ऐसी स्थिति में भी उनमें भी एक सत्ता के प्रति मोह भंग हो जाता है और वो धीरे धीरे एक क्रांति के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट कहते हैं श्रेष्ठता की भावना। जब कुछ लोग अपने को दूसरों की अपेक्षा श्रेष्ठ समझने लग जाते हैं, तो इससे उसके मन में दूसरों के प्रति हीन भावना उत्पन्न हो जाती है। तो इससे जिन लोगों के प्रति हीन भावना उत्पन्न हो जाती है, वो लोग एक इकट्ठे होकर के या संगठित होकर एक विद्रोह का रूप भी धारण कर लेते हैं। फिर हम भय की बात करते हैं कि जब राज्य में लोगों में अपराध एवं अन्याय के प्रति जब भय पैदा हो जाता है, तो उस भय के फलस्वरूप भी एक राज्य में क्रांति अस्तित्व में आ जाती है। फिर देश भावना भी एक क्रांति का कारण है। अगर राज्य के अधिकारियों के द्वारा अगर समाज के अन्य वर्गों के प्रति अगर द्वेष भावना पूर्ण व्यवहार किया जाता है या उसके साथ में अन्याय किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में भी वो उनके विरुद्ध में एक खड़े हो जाते हैं और एक क्रांति का रूप धारण कर लेते हैं। नेक्स्ट वस्तु कहते हैं कि जातियों में विभिन्नता। हम ये देखते हैं कि जाति जो व्यवस्था है, जाति व्यवस्था भी एक क्रांति का बहुत बड़ा एक कारण बना हुआ है, और सभ्यता के प्रारंभ से लेकर हम अब तक भी देखते हैं कि आज भी ये जो क्रांति का जो कारण है, कई बार जातीयता भी इसके साथ में आ जाती है। तो वस्तु कहते हैं कि राज्य में अनेक जातियां होने की वजह से उन राज्य में द्वेष, कलह, फूट इत्यादि की भावना भी एक क्रांति को जन्म ले लेती हैं। इस प्रकार से इसके द्वारा भी धीरे धीरे राज्य में क्रांति स्थिति हो जाती है। फिर कहते हैं कि राज्य के किसी अंग के अनुपात से अधिक असाधारण वृद्धि, यानी कि अगर किसी अंग, राज्य के किसी अंग में एक अनुपात से अधिक जो वृद्धि हो जाती है, जैसे लोकतंत्र में निम्न या धनिक निधनों की जो संख्या है, इसमें वृद्धि होने से राज्य में जो क्रांति उत्पन्न हो जाती है। यानी कि एक किसी वर्ग विशेष की अगर राज्य में एक जनसंख्या में वृद्धि हो जाएगी, तो वो जनसंख्या का एक बहुत बड़ा वर्ग एक राज्य के विरुद्ध खड़ा हो सकता है। निर्वाचन संबंधी षड्यंत्र, जैसे चुनाव के दौरान अगर सत्ता पक्ष द्वारा किसी प्रकार से अगर अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए अगर वो पक्षपातपूर्ण या भेदभाव पूर्वक सत्ता का दुरुपयोग करते हैं और दुरुपयोग के फलस्वरूप अगर चुनावों में गड़बड़ी करने की कोशिश करता है, तो ऐसी स्थिति में भी एक क्रांति को उत्साहित हो जाता है। और कई बार ये देखने को मिलता है कि जो सत्ता पक्ष होता है, जिस दल की सरकार होती है, उस दल की सरकार के द्वारा या उन अधिकारियों के द्वारा चुनाव के दौरान कई बार इस प्रकार की जो आरोप भी लगाए जाते हैं कि सत्ता का दुरुपयोग करके सरकार ने इस प्रकार से जो बात की है, तो जिससे विरोधी गुट है वो नाराज भी हो सकता है। विदेशियों का आगमन, राज्य में विदेशियों के आने से जो छूट मिलने से धीरे धीरे वो अपनी रणनीति बनाना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे एक विद्रोह का कारण भी बन जाता है। कई बार हम ये भी देखते हैं कि विदेशी, जैसे भारत के अगर इतिहास में देखे जाए तो विदेशी लोग थे, तो वो विदेशी लोग जिस प्रकार से फ्रांसीसी है, डच है, अंग्रेज है, ये जो भारत में आए थे तो एक व्यापार की दृष्टिकोण से आए थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपना यहाँ एक व्यापार के माध्यम से राजनीतिक केंद्र स्थापित कर दिया और राजनीति में उन्होंने भागीदारिता के फलस्वरूप धीरे धीरे देश को एक गुलाम बना दिया। तो ये भी एक राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो विदेशियों का आगमन भी एक राज्य के लिए ये कारण बनता क्रांति का। और आपसी फूट या विवाद की जहाँ बात करते हैं, तो आपसी फूट और विवाद के फलस्वरूप भी राज्य में क्रांति हो जाती है। किसी एक ही दल विरोध, एक दल विशेष के लोगों या संगठन के बीच में भी कई बार फूट या इस प्रकार की जो व्यवस्था देखने को मिलती है, जिस प्रकार से क्रांति का कारण हो सकता है। शासक वर्ग की जो असावधानियाँ, ये भी क्रांति का कारण बनता है, जैसे राजद्रोहियों या अयोग्य लोगों को सत्ता में महत्वपूर्ण पद देना या समय व अवसर का दुरुपयोग करना, तो जिस कारण से भी क्रांति हो सकती है। या कि शासक वर्ग कई बार असावधानी रख देते हैं, यानी कि वो कुछ अपने सहितों को भी एक ऐसे पदों पर पदासीन कर लेते हैं जिसके वो योग्य नहीं होते हैं, जिस कारण से या हम ये सामान्य रूप से कह सकते हैं कि सत्ता में भाई भतीजेवाद को बढ़ावा मिल जाता है। तो जिससे जो उसी दल के या दूसरे लोग हैं वो एक इस प्रकार से एक अलग से माहौल खड़ा कर देते हैं कि इस प्रकार से सत्ता में भाई भतीजावाद बढ़ रहा है, तो ये भी एक क्रांति का एक कारण बन जाता है। मध्यम वर्ग का अभाव, ये वर्ग भी संतुलित
बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका करता है। कई बार मध्यम वर्ग होता है, मध्यम वर्ग को क्रांति करने के लिए भी प्रेरित भी किया जा सकता है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा वर्ग होता है। अगर इन वर्गों के अधिकारों की सुरक्षा नहीं की जाती है, इन्हें अपने अधिकारों या पद एवं प्रतिष्ठा से वंचित रखा जाता है, तो ये एक मजबूत वर्ग के रूप में उभर कर सामने आता है और राज्य में क्रांति का होना स्वाभाविक हो सकता है। तो इस प्रकार से अलग अलग हम देखते हैं कि शक्ति का जो संतुलन की जहाँ बात करते हैं, तो राज्य में निर्धन और अमीर वर्ग होते हैं या सबल और दुर्लभ वर्ग होते हैं, तो इनका एक बैलेंस भी बनाया जाता है। अगर इनका बैलेंस नहीं बनाया जाता तो ये भी एक क्रांति का कारण हो सकता है। फिर हम क्रांति के विशेष कारणों की जहाँ बात करेंगे, या भिन्न भिन्न जो शासन प्रणाली के जो राज्य होते हैं उसमें भी जो अलग अलग प्रकार से क्रांति हैं। जैसे एकल तंत्र में क्रांति की जहाँ बात करते हैं कि जहाँ एक ही सत्ता, एक ही दल या एक ही राजा या एक ही परिवार की जो सत्ता होती है, तो उसमें भी जैसे कई बार पारिवारिक कलह हो गई, पारस्परिक झगड़े हो गए, आपस में घृणा पैदा हो गई, शासक वर्ग द्वारा जनता पर अत्याचार बढ़ गए, तो ऐसी स्थिति में एकल तंत्र में भी क्रांति संभव हो सकती है। फिर कुलीन तंत्र में जो क्रांति के कारणों की बात करते हैं कि कुछ लोगों के हाथों में सत्ता होने से मनमानी पूर्ण सत्ता का दुरुपयोग कर लेते हैं। तो जिस प्रकार से कुलीन या किसी वर्ग विशेष के हाथ में या किसी परिवार विशेष के हाथ में जब सत्ता की जो शक्ति होती है और उसका वो एक दुरुपयोग करते हैं जनहित के लिए और उसका मिसयूज करते हैं, तो ऐसी स्थिति में भी उसका एक क्रांति का कारण बनता है। प्रजातंत्र के बारे में जहाँ बात करते हैं, आजकल जो दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली ज़्यादा है, तो वहाँ पर जो क्रांति का जो कारण है उसके लिए प्रमुख कारण ये है कि निधनों के नाम पर या गरीब लोगों के नाम पर जो विभिन्न प्रकार से धनी लोगों द्वारा इनके प्रतिनिधित्व के बल पर जो एक शोषण किया जाता है, या हम यूँ कह सकते हैं कि जो प्रजातंत्र में जो इस प्रकार से निर्धन वर्ग के लोगों के द्वारा जो जन कल्याणकारी योजनाएं लाई जाती है और उस जन कल्याणकारी योजनाओं को एक वास्तव में योग्य या जो इसके जो योग्य व्यक्ति होता है उन तक ये सुविधा न पहुँचकर किसी अन्य वर्गों या अन्य लोगों के लिए इसका एक उपयोग किया जाता है, तो ये प्रकार से जो वंचित वर्ग होता है या गरीब वर्ग होता है, ये भी इस प्रकार से एक नाराज़गी जाहिर कर लेते हैं और राज्य में क्रांति का हो सकता है। तो इस प्रकार से अरस्तु ने क्रांति के बारे में एक विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत की है कि वास्तव में जो क्रांति है वो क्या है, और हम यही कहते हैं कि अरस्तु की जो क्रांति का जो मूल कारण है, वो मूल जो क्रांति है वो कहता है कि एक संविधान में परिवर्तन। संविधान में परिवर्तन का अर्थ ये हो गया कि राज्य में जो शासन व्यवस्था है उसमें परिवर्तन हो जाता है। जब राज्य में शासन व्यवस्था में परिवर्तन हो जाता है तो वो राजा या सम्राट हैं वो अलग प्रकार से अपने राज्य में संविधान का निर्माण करते हैं। अब संविधान कुछ पूर्ण संविधान में भी संशोधन हो सकता है, कुछ आंशिक भी हो सकता है, तो अलग अलग प्रकार से अरस्तु ने क्रांति को समझाने का प्रयास किया है। अगले वीडियो में हम ये पढ़ने का प्रयास करेंगे कि क्रांति की जो कारण हम लोगों ने बताए गए हैं कि भी इस प्रकार से जो क्रांति होती है, आगे हम पढ़ेंगे कि अरस्तु ने इस क्रांति को रोकने के क्या उपाय बताए, यानी ऐसे कौन कौन से जो उपाय हैं जिसकी वजह से क्रांति को रोका भी जा सकता है। धन्यवाद।